कोई बेटी अपने पेरेंट्स को आग दे रही है ना, तो उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा। मैं टीयर 3 4 सिटी से भी नहीं, मैं विलेज से हूँ। उस अर्निंग से मैं अपना घर बनाई हूँ अभी। सो बेसिकली मैं आज के वीडियो में ये बताने वाली हूँ, एंड ये बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रहता है कि मैं एक टीयर 3 कॉलेज से हूँ जहाँ पे स्टूडेंट का अल्टीमेट एम होता है 3 4 लाख वाली जॉब ले लेना, या 5 6 लाख वाली मैक्स टू मैक्स जॉब ले लेना। उस इन्वायरमेंट में रहते हुए मुझे ऐसा क्या बात, कौन सी बात मुझे मोटिवेट करी सो डेट कि मैं उस इन्वायरमेंट में रहते हुए मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए प्रिपरेशन करी, एंड आई क्रैक्ट 2 वेरी बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक वॉलमार्ट में जो क्रैक करी थी। ये फॉर्चून नंबर 1 कंपनी है। फॉर्चून नंबर 1 कंपनी वो होती है जो वर्ल्ड के मतलब बेस्ट रेवेन्यू जनरेशन वाली कंपनी मानी जाती है। एंड उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट क्लियर करी। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत ही बड़ा टेक डोमेन की कंपनी है। तो ऐसा मुझे कौन सी बात मुझे मोटिवेट करी, सो इस कारण से मैं ये सब मेहनत करके ये सब कंपनी में क्रैक करी, ये मैं आज के वीडियो में शेयर करूंगी। तो बेसिकली मेरा क्या मानना है ना कि किसी भी पर्सन का एम्बिशन एंड किसी भी पर्सन अपने फ्यूचर में क्या करता है ना, वो उसके पास्ट से डिसाइड होती है। तो इसीलिए मैं अपना पूरा लाइफ जर्नी आज के वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं अपना बचपन से बताना है कि मैं कहाँ से हूँ, कौन से इन्वायरमेंट से हूँ, एंड मेरा पूरा लाइफ कैसी रही है। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि मैं बिहार से हूँ, एंड बिहार में भी मैं एक लाइक टीयर 1 सिटी से नहीं, मैं टीयर 3 4 सिटी से भी नहीं, मैं विलेज से हूँ। तो बेसिकली मैं बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ, एंड मुजफ्फरपुर के मैं एक विलेज से हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं सिंगल डॉटर हूँ। सिंगल डॉटर लाइक मेरे कोई कजन्स नहीं है, मेरे भाई नहीं है। तो मैं सिंगल डॉटर हूँ, सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट आप कह सकते हो। तो बिहार में एक मेंटेलिटी है ना कि अगर आपके पास एक बेटी है, दैट मीन्स कि आपका लाइफ हेल है। लोगों के नजर में आपका लाइफ हेल है। तो मैं अपना बचपन बताती हूँ कि बचपन से मेरे साथ होता क्या था। जब भी कोई भी आदमी ना मेरे पेरेंट्स से मिलने आते थे, तो वो बोलते थे ओ एक बेटी ही है, एक बेटा हो जाता तो आपका जिंदगी सही हो जाता। मतलब एक बेटी ही आपका बुढ़ापा में कौन सहारा बनेगा, इस टाइप से क्वेश्चन लोग पूछते थे, मेरे पेरेंट्स को पूछते थे। उस समय मैं 3 4 साल की थी, एंड मैं समझती थी ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये लोग। बाद में पता चला कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन बचपन से ही मैं ये बात सुनते आ रही हूँ। कोई भी अगर मेरे घर पे आते थे ना, एक सवाल जरूर बोलते थे, यही एक बेटा होती तो क्या क्या समय रहता, क्या दिन घुर जाता आपका। ऐसे लोग बोलते थे कि यही एक बेटी जो है, अगर आपका बेटा हो जाता तो आपका दिन घुर जाता। यहाँ तक कि आपको विश्वास नहीं होगा, आपको बिलीव नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो इस माहौल में नहीं रहे हैं। एक ऐसा माहौल भी है इंडिया में जहाँ पे लोगों को मानना है कि अगर किसी के पास बेटी है तो एक तो वो अपने पेरेंट्स का केयर नहीं कर पाएगी, एंड दूसरा एक और धारणा है कि अगर बेटी है एंड पेरेंट्स जब डेथ हो जाता है तो उनको आग दिया जाता है। तो अगर कोई बेटी अपने पेरेंट्स को आग दे रही है ना, तो उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा। मतलब इस टाइप का हम लोगों के अंदर मेंटेलिटी है कि अगर आपको मुक्ति लेनी है, आपको स्वर्ग में जाना है, तो आपको आपके बेटा आपको आग देंगे, मतलब बेटी आग देगी तो आपको लाइक आपका मुक्ति नहीं हो पाएगा। सोचो इस टाइप से लोगों का मेंटेलिटी है, और इस इन्वायरमेंट में मैं बड़ी हुई हूँ। मैं बताती हूँ, जब मैं स्कूल लाइफ जो था, मतलब इस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरी मम्मी काफी पढ़ी लिखी है। मेरे साथ सबसे बड़ा लाइफ में भगवान का दिया हुआ गिफ्ट ये चीज है कि मेरी मम्मी काफी पढ़ी लिखी है। तो इससे क्या हुआ कि मेरी मम्मी उस समय स्कूल में टीचर थी। एक काफी अच्छा प्राइवेट स्कूल था, उसमें टीचर थी, एंड इसमें मेरी मम्मी मुझे स्कूल में, जिस स्कूल में थी उसी स्कूल में मैं पढ़ती थी। तो उस टाइम पे मतलब आप देख सकते हो कि वो लोग लाइव एग्जांपल देख रहे थे कि कैसे मेरी मम्मी काफी अच्छा, मतलब एक एडुकेटेड लेडी है जो कि काफी अच्छा अपने लाइफ में कर रही है। फिर भी लोग मेरी मम्मी को यही बोलते थे कि यार आपकी बेटी है, आपको एक बेटा हो जाता तो आपका जिंदगी घुर जाता, आपका दिन घुर जाता। मतलब इस टाइप से लोगों का सोच था। उस इन्वायरमेंट में क्या हुआ था कि मैं देखती थी कि जो
जो लोग ना काफी रिच है, मतलब जिनके पेरेंट्स काफी रिच है, वो भी अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते थे। एंड बिहार में अगर देखा जाए तो एक टीचर जो है ना उसका अर्निंग ज्यादा नहीं होता है। इवन एक गवर्नमेंट टीचर जो होते हैं ना वो भी अब बहुत कम अर्न करते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि टीचर का अर्निंग ज्यादा नहीं होता है। लेकिन मैं देखती थी कि जो बहुत ही रिच पेरेंट्स है, जिसके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, वो भी अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते थे। मैक्सिमम आप उसको ग्रेजुएशन करा देते थे एंड उसके बाद बोलते थे कि आप टीचर का तैयारी करो, कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करो। सिटी से बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। एंड बेटियों पे बहुत ही ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। मैं देखी हुई हूँ कि मेरे विलेज में कुछ लोग ऐसे थे जो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपना जमीन तक बेच डालते थे, लेकिन बेटी को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा भी पैसे नहीं देते थे। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मैं जब स्कूल में थी तो एक मेरी फ्रेंड थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन वो थ्री सिस्टर थी, मतलब तीन लड़की थी। ऐसा बात नहीं था कि थ्री सिस्टर थी। उसके पेरेंट्स काफी रिच थे, अगर देखा जाए तो मेरे से काफी ज्यादा रिच थे। लेकिन वो अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजे। एंड उनकी बेटी मेरे से पढ़ने में काफी ज्यादा तेज थी, मेरे से पढ़ने में काफी ज्यादा तेज थी। एंड उनका यही मानना था कि लड़कियों के लिए ना गवर्नमेंट जॉब, टीचर टाइप का जॉब अच्छा है, एंड इसलिए उसको इंजीनियर नहीं बने। उससे पहले, सबसे पहले तो उसे पायलट बनना था। मैं, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो उसे पायलट बनना था। फिर उसके पेरेंट्स को पायलट से प्रॉब्लम था, फिर उसको एरोनॉटिकल इंजीनियर बनता था, उससे भी प्रॉब्लम था। अल्टीमेटली उनके पेरेंट्स उसको ये बीएड ये सब करा करके वो अभी भी टीचर ये सब का प्रिपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं। इस माहौल में मैं थी। आप ये देखो, इस माहौल में रहते हुए भी मेरी मम्मी जो थी वो मेरे पढ़ाई पे इन्वेस्ट करी। इन्वेस्ट इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि पेरेंट्स ये समझते हैं कि गर्ल एक लाइबिलिटी है, इस पे अगर पैसे इन्वेस्ट किया जाएगा, इन्वेस्ट मैं इस सेंस में बोल रही हूँ कि इसको अगर इस पे, अगर इसके पढ़ाई में अगर हम लोग पैसे लगाएंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली अगर 10 लाख किसी के पढ़ाई में पैसे लगते हैं, उतना इसके दहेज के लिए, इसके डाउरी के लिए जमा कर लेंगे तो इसका लाइफ ज्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू पढ़ने लिखने के बाद एक अच्छा जॉब लेने के बाद। ये मेंटेलिटी है। इनफैक्ट मैं बता रही हूँ, बिहार में लोगों का ऐसा मेंटेलिटी है कि अगर कोई लड़की काफी अच्छा अर्न कर रही है तो उससे कोई लड़के वाले शादी इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि वो लड़की अर्न कर रही है तो उसको अपने कंट्रोल में वो नहीं रख पाएंगे। ऐसा मेंटेलिटी है यहाँ पे। आपको ये सब ना बहुत लग रहा होगा कि अरे अभी के टाइम में ऐसा थोड़ी ना होता होगा, ये सब टाइम में, बहुत पहले के टाइम में ऐसा होता था। लेकिन मैं बता रही हूँ अभी के टाइम में भी ऐसा होता है। एक लड़की है जो इक्वली अर्न कर रही है एक लड़के से, फिर भी अर्न नहीं कर रही है तब तो लगता ही लगता है। लेकिन अगर कोई लड़की, लगना दोनों में नहीं चाहिए ये भी मैं बोल रही हूँ, लेकिन अगर कोई लड़की इक्वली अर्न कर रही है फिर भी उसके पेरेंट्स को काफी ज्यादा डाउरी देनी पड़ती है अगर वो बिहार में शादी कर रहे हैं तो। ये इन्वायरमेंट था हमारा। एंड इस इन्वायरमेंट में रहते हुए मेरे पेरेंट्स मेरे पे खर्चा करें, मतलब मुझे आगे पढ़ाएं, मुझे डिफरेंट सिटी में, दूसरे सिटी में पढ़ने के लिए भेजे। तो ये सब मेरे माइंड में ना ये कर गया था कि यार इतने लोग मेरे पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि सिंस ये लड़की है ये अच्छे से पेरेंट्स का केयर नहीं कर पाएगी, सिंस ये लड़की है ये अच्छा से अच्छे सिटी में जाकर के पढ़ नहीं पाएगी। तो मेरे माइंड में ये बढ़ गया था कि यार देखो, मैं लड़की हूँ एंड मैं जितना अच्छे तरीके से मैं अपने पेरेंट्स का केयर कर पाऊंगी ना, उतने अच्छे तरीके से आपके बेटे, आपके पेरेंट्स को आपको केयर नहीं कर पाएंगे। मेरे माइंड में ये था। जब भी मेरे सामने ना कोई ये बोलता है ना कि तुम ये नहीं कर पाओगी, उस समय मैं सोच लेती हूँ कि नहीं कर पाऊंगी, मैं इतना अच्छा से करूंगी ना जितना अच्छा से कोई और नहीं कर पाएगा इस चीज को। तो यही मैं बता रही हूँ कि यही मेरा जर्नी था कि मैं बचपन से मैं यही सुनते आ रही थी। सब मेरे पेरेंट्स को सहानुभूति, सहानुभूति मतलब सिंपैथी देते थे कि ऐसे सोचते थे कि जैसे कि उनके पास कोई बच्चा ही नहीं है। मतलब एक लड़की होना और कोई भी बच्चा नहीं होना, इसको इक्वल माना जाता था, ऐसे मेरे पेरेंट्स को लोग बोलते थे। तो उस समय मैं सोच रही थी कि अगर वो लोग ऐसे बोल रहे हैं ना कि मैं केयर नहीं कर पाऊंगी ना, तो मैं इतना केयर करूंगी जितना कोई और नहीं कर पाएगा। अब केयर का सेंस क्या होता है, मैं ये ऑब्जर्व करे कि ये लोग जो बोलते हैं केयर नहीं कर पाएंगे, इनके बच्चे इनका केयर कैसे करते हैं। मैं ये देखी। तो सबसे पहले मैं देखी कि बच्चे इनके लिए, मतलब लाइक जब उनका एज हो जाता है तब जाकर के इनको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। फिर मैं सोच रही भाई मैं पढ़ने में तो अच्छी हूँ, पैसे तो मैं बहुत कमा लूंगी, तो ये लाइन तो सॉर्टेड हो गया कि फाइनेंशियली तो मैं अपने पेरेंट्स का काफी अच्छा हेल्प कर पाऊंगी। दूसरा फैक्टर होता है कि लड़कियां क्या करती है, अपने इन लोगों के पास चली जाती है एंड अपने पेरेंट्स का केयर नहीं कर पा रही है, कर पाती है। तो ये भी मैं सोच ली थी कि भाई देखो ऐसा है कि अगर मैं इतना पैसे अर्न कर लेती हूँ जिससे कि मेरा अपना घर होगा,
मेरे पास अपना घर होगा तो ऑफ कोर्स मैं अपने घर में, अगर मैं इन लॉ के यहाँ रहूंगी तो मैं क्या करूंगी, बस अपने इन लॉ का केयर करूंगी, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बुला पाऊंगी। तो मैं सोची कि मैं इतना अर्न कर लेती हूँ कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा घर होगा जिसमें कि मैं अपने इन लॉ को भी बुला के रखूंगी, अपने पेरेंट्स को भी बुला के रखूंगी। मेरे पास इतना स्पेस होगा कि मुझे ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं इनको रखूं या इनको रखूं। तो सबके पीछे ना मुझे यही लगा कि यार अच्छा मैं अर्न कर लूंगी तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो इसीलिए मेरे माइंड में ये बढ़ गया, अच्छा अर्न करने के लिए क्या करना होगा। अच्छा अर्न करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे एक अच्छा जॉब लेना होगा। अर्न करने का बहुत ही ज्यादा तरीका होता है, एक स्टार्टअप होती है, लेकिन स्टार्टअप ये समय में मुझे क्या लगा कि ये मैं क्विक मनी नहीं अर्न कर सकती हूँ। स्टार्टअप में मुझे टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 10-15 साल या 5 से 6 साल, उसके बाद मेरे पास काफी बड़ा अमाउंट आएगा। लेकिन अगर मैं, जैसा कि मैं इंडिया कंडीशन देख रही हूँ, इंडिया में हाईएस्ट पेइंग जॉब कुछ है, कुछ ही 1-2 जॉब है। जैसे कि एक है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इसका भी जॉब में काफी ज्यादा पैसा मिलता है। दूसरा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी डोमेन है जिसमें कि आपको हाईएस्ट पे मिलती है, तो इसीलिए मैं इस डोमेन को चूज करी। एंड ये तो रहा था मेरा, ये लाइफ था मेरा 10th तक। 10th के बाद मैं 11th तक हो सकते हो, उसके बाद मैं 12th के बाद मैं अपने सिटी से बाहर निकल गई थी कॉलेज के लिए, कोचिंग ये सब के लिए। वहां पे मुझे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन का फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन मैं बचपन से मेरे माइंड में जो बैठा हुआ था कि लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे प्रूव करना है, मुझे दिखाना है कि देखो आपका बेटा जैसे आपका केयर करेगा उससे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से मैं आपका केयर करूंगी, मैं अपने पेरेंट्स का केयर करूंगी। तो ये मेरे माइंड में बैठ गया था और यही चीज मुझे प्रूव करना था। एंड ये प्रूव करने के लिए मुझे सबसे बड़ा एक फैक्टर लग रहा था कि पैसे, मतलब ये रियलिटी है। अब मैं बताती हूँ, मेरी जो फ्रेंड थी उसके पेरेंट्स के माइंड में ये था कि 10 लाख जो इसके पढ़ाई पे खर्चा करेंगे, ये 10 लाख अगर इसके शादी के लिए रख लेते हैं तो ज्यादा बेटर लाइफ रहेगा। तो मैं ये सोची थी कि ये, और मेरी मेरी मम्मी को बचपन से लोग यही बोलते आ रहे थे कि यार जैसे कि तुम अपने बेटी को ज्यादा पढ़ा लोगे तो तुम्हारे बेटी का लेवल बढ़ जाएगा, तो लेवल बढ़ जाएगा तो उसी लेवल का फिर लड़का ढूंढना पड़ेगा, उसी लेवल का अगर लड़का ढूंढना पड़ेगा तो आपको उसी लेवल का डाउरी देना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी कि कितना ही डाउट देते हैं, 1 करोड़ 50 लाख, मैं इतना अर्न कर लूंगी। मैं ये सोच के, मतलब भले मैं डाउरी दूंगी नहीं, अब तो मेरा एक अल्टीमेट एम है कि नहीं दूंगी, लेकिन मेरा एक एम था कि लोग अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते ये सोच करके कि डाउरी के लिए पैसा बचाने के लिए। तो मैं ये सोच रही थी कि जितना मेरे पढ़ाई पे इन्वेस्ट होगा उससे डबल मैं अर्न करूंगी। एंड ये हो भी गया। मतलब मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज से मुझे पढ़ने में मुश्किल से, अगर आप मेरा कोचिंग का भी खर्चा ले लिया जाए तो 2 लाख कोचिंग में लगा होगा पढ़ाई करने में, और उसके बाद 2 लाख में मेरा कॉलेज निपट, 1 लाख में मेरा कॉलेज निपट गया होगा। तो बस 3 लाख में मेरा पूरा इंजीनियरिंग हो गया, कोचिंग से लेकर के कॉलेज तक सब कुछ मेरा 3 लाख में निपट गया। एंड अभी आप देख सकते हो, वो पता होगा, आप गूगल कर लो कितना एक अर्निंग होती है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। मैं अपना पे शेयर नहीं कर सकती हूँ ऑफ कोर्स। तो यही मैं बात बोलना चाहती हूँ कि यही मेरा अल्टीमेट एम था। एंड उसके बाद एम ये सब था, मतलब मैं देख रही हूँ ना कि, मतलब सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अभी तक मैं क्या क्या अचीव करी हूँ। सबसे पहले तो मैं एक अच्छा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब ली। एंड इसके पीछे का मेन रीजन ये था कि बचपन से मेरे माइंड में जो डाला हुआ था कि आई विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, ये चीज को मुझे प्रूफ करना था कि मैं अपने पेरेंट्स का बेस्ट तरीके से केयर कर पाऊंगी एज कम्पेयर टू अदर। उसके बाद में जब कॉलेज में आई तो मुझे लोगों के मन में एक परसेप्शन लगा कि लोगों को लगता है कि गर्ल्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। लाइक गर्ल्स पैसे अर्न कर रही है तो वो खुद के लिए अर्न कर रही है, उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो मैं सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि मैं अभी जॉब कर रही हूँ अगस्त 2021 से। 2021 से मैं अगस्त 2021 से मैं जॉब कर रही हूँ। एंड मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ फरवरी 2021 से। तो आप बोल सकते हो कि फरवरी 2021 से मैं अर्न करना स्टार्ट कर दी हूँ। तो अभी एक ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड मैं जिस घर में रहती थी वो घर अराउंड 100 ईयर ओल्ड घर था। मतलब घर जो था वो मेरे बहुत ही पुराना घर था, जो कि मेरे मॉम के ग्रैंडफादर का बनाया हुआ घर था। मैं उस घर
मतलब मैं अभी अपना मेरा जो अपना अर्निंग है, जो कि मैं फरवरी 2021 की अर्निंग से, फरवरी 2021 से जो मैं अर्न कर रही हूँ, उस अर्निंग से मैं अपना घर बनाई हूँ अभी, एंड वो घर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो यही मैं प्रूव करी अपने कलीग के। मैं जब कॉलेज में आई, मतलब कॉलेज से पहले एक तो ऐसा माहौल होता है ना कि जब आप बहुत सारे फ्रेंड्स से कांटेक्ट नहीं करते हो, मोस्टली आपके फ्रेंड्स जो होते हैं, जो आपके 2-3 गर्ल्स मतलब फीमेल फ्रेंड होती है, वही होती है। लेकिन कॉलेज में आते हो तो आप एक काम करते हो कि आप अपने मेल फ्रेंड से भी कांटेक्ट करना स्टार्ट करते हो। तो ये परसेप्शन मैं अपने बहुत सारे मेल फ्रेंड में देखी थी कि उनको लगता था कि गर्ल्स के पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं इनको प्रूव करी कि देखो, मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करी एंड मैं बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं फुल्ली कंप्लीट करी। ये मेरे मन में था एंड ये मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं एक और, मतलब मैं यही बोलना चाहती हूँ ना, मेरी लाइफ में अगर मुझे कोई भी बोल देगा ना कि आप ये काम नहीं कर पाओगे, मैं उस काम को करके दिखाती हूँ, मैं उसको प्रूव करती हूँ। इसका मैं 3-4 अभी एग्जाम्पल आपको दे चुकी हूँ, अभी मैं एक और एग्जाम्पल दूंगी। तो जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में थी, तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है ना कि स्टूडेंट क्या करते हैं, सीनियर से कांटेक्ट करते हैं। उनको लगता है कि सीनियर उनके भगवान है, होते भी है, सीनियर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, एंड उनसे कांटेक्ट करते हैं। तो मैं सीनियर से पूछी, गई कांटेक्ट करने एंड पूछी कि प्लेसमेंट कैसा है इस कॉलेज का। तो मेरे सीनियर ऐसे बोले कि प्लेसमेंट बहुत बेकार है, 3.5 लाख वाली जॉब भी लग जाएगी तो अपने आप को बहुत लकी समझना। ये उनका एग्जैक्ट लाइन था। फिर मैं सोची कि ऐसा बात है, मतलब लोगों को लगता है कि मैं 3.5 लाख से ज्यादा का जॉब नहीं ले पाऊंगी। उस टाइम से मैं पढ़ना स्टार्ट कर दी, एंड उस टाइम से पढ़ने के बाद मैं इतना पढ़ी कि आपको पता ही होगा कि क्या हुआ उसके बाद। एंड उसके बाद मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, मैं एक और अपना लाइफ लेसन, अपना लाइफ जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तो कॉलेज में बहुत ही कम गर्ल्स थी। तो इससे क्या होता था कि लोगों को लगता था कि गर्ल्स जो है ना, मतलब गर्ल्स ओनली टीम कोई भी चीज को नहीं कर पाएगी, उसको या तो अपने मेल फ्रेंड को लेना पड़ेगा अपने टीम में, या कुछ करना पड़ेगा, ऐसे करना होगा। तो इसके लिए क्या हुआ था कि एक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होता है। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हुआ था हमारे कॉलेज में, जिसमें कि मैं सेकेंड ईयर में पार्टिसिपेट करी थी। सेकेंड ईयर में मैं पार्टिसिपेट करी तो मैं अपने सीनियर के साथ पार्टिसिपेट करी थी। एंड इसके बाद क्या हुआ था कि पूरे कॉलेज में एक परसेप्शन बना हुआ था कि इस टीम में सारा काम वो सीनियर करे थे, मैं तो बस एक गर्ल्स कंपलसरी होती है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के टीम में, तो इसलिए मैं तो बस ऐसे ही एक टीम मेंबर हूँ, मैं कुछ काम नहीं करी थी। सबके मन में ये बैठा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, ये मेरा सेकेंड ईयर था। ये बात मुझे बहुत बुरा लगा कि लोगों को क्यों ऐसा लगता है, लोग मेरा काम देखे ही नहीं, फिर भी लोगों को क्यों लगता है कि मैं उस टीम में बस एज एक मेंबर हूँ, मैं कुछ भी काम नहीं करी हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं थर्ड ईयर में क्या करी, मैंने गर्ल्स ओनली टीम बनाई। मतलब इसमें बॉयज भी थे क्योंकि गर्ल्स से पूरा टीम बन नहीं सकता है, लेकिन मैं 2 फ्रेंड मिल करके गर्ल्स का टीम बनाई थी। एंड इस टाइम में मैं क्या करी थी कि मैं उस टीम में नहीं गई थी जिस टीम में बॉय एक काफी अच्छा डेवलपमेंट सेक्शन में है। जैसे कि एक टीम ऐसा होता है जिसमें कि उस टीम से मुझे बहुत ज्यादा ऑफर आया था, जिस टीम में जो मेल मेंबर थे वो काफी अच्छा डेवलपर थे। मैं उस टीम में नहीं गई, मुझे लग गया था कि इस टीम में अगर मैं जाऊंगी तो फिर से मुझे लोग स्टीरियोटाइप करना स्टार्ट कर देंगे कि ये टीम में, ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में अगर सिलेक्ट होती है तो लोग बोलेंगे सारा क्रेडिट उसके पास जाएगा, जिसमें कि वो जो पर्सन है, जो मेल मेंबर है टीम के, वो ज्यादा कैपेबल है। बेसिकली वो मेरे सीनियर थे, तो ऑफकोर्स सीनियर आपसे ज्यादा कैपेबल होंगे या वो ज्यादा आपसे ज्यादा काम किए, उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। मैं उस टीम को ज्वाइन करी जिस टीम में मैं ही कैपेबल हूँ, एंड मैं अपने एक फ्रेंड को ली थी। उसके बाद मैं एक प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट करी, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द काम मैं अपने, मतलब मैं उस टीम पे लीड कर रही थी, मैं ही ज्यादा काम कर रही थी। एंड मेरी फ्रेंड थी जो कि फीमेल थी, वो भी अच्छा काम कर रही थी। यहाँ पे मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना था कि एज ए फीमेल मेरे जूनियर को ये नहीं लगे कि उनको किसी मेल टीम मेंबर पर डिपेंड होना पड़ेगा, और उन्हें ऐसा टीम में जाना होगा जिसमें कि सारे मेल स्ट्रॉन्ग मेंबर है। स्ट्रॉन्ग मेंबर मतलब डेवलपमेंट का स्ट्रॉन्ग है। मैं इसलिए ये करना चाहती थी क्योंकि मैं अपने जूनियर के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी। इसमें क्या हुआ कि इंटरनल हैकाथॉन हुआ था हमारे कॉलेज में। इंटरनल हैकाथॉन में क्या हुआ था कि जो हमारे हैकाथॉन के जो मेंबर्स थे, लाइक जो हमारे जजमेंट पैनल था, उनको हमारा आइडिया पसंद नहीं आया और हमारा आइडिया आगे नहीं गया। लेकिन बहुत सारे मेंबर का इसमें कुछ प्रॉब्लम भी हुई थी, लेकिन मैं इसको पब्लिकली नहीं बताना चाहती हूँ। हमारा आइडिया सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं उस टाइम पर डायरेक्ट बोल दी थी कि सर आप अगर मेरा आइडिया सिलेक्ट करोगे
तो ये तो आप पहले आइडिया कॉलेज से सिलेक्ट करके इसरो भेजोगे, बेसिकली जो कंपनी का है वहां से। लेकिन इसरो में जो सिलेक्शन होगा वो मेरा 100%, मेरा आइडिया, मुझे 100% विश्वास है कि मेरा आइडिया सिलेक्ट हो जाएगा। उस समय मैं ये बोली थी, एंड चूंकि मुझे अपना वर्क पे विश्वास था इसीलिए मैं ऐसा बोली थी। उसके बाद क्या हुआ कि आने वाले टाइम में कुछ और ओपनिंग्स आई, एंड बाद में मैं जो ये बोली थी कि हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद हमारा टीम को भी इंटरनल हैकाथॉन से हमारा आइडिया को भी भेजा गया इसरो में, एंड गेस व्हाट, सिलेक्ट हो गया। तो आप जो भी काम करो ना उसमें फुल कॉन्फिडेंस रखो, अगर आप काम सही किए हो तो। ऐसा नहीं कि आप काम गलत किए हो कॉन्फिडेंस रख रहे हो 100%। मुझे पता था कि मैं काम बहुत अच्छा की हूँ, एंड जो अदर टीम मेंबर का सिलेक्ट हुआ आइडिया उससे बेटर मेरा आइडिया है। मैं बोली ऐसा, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोली कि मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, और सिलेक्ट हो गया। कॉलेज से बस 2 टीम सिलेक्ट हुए थे, कॉलेज से गए थे 4-5 टीम, मतलब कॉलेज से 4-5 टीम को कंपनी को रिप्रेजेंट किया गया था, जिसमें कि बस 2 टीम सिलेक्ट हुई थी। एंड जो अगर देखा जाए कि एक टीम तो वो सिलेक्ट हुई थी जो पहले भी सिलेक्ट हुई थी, एंड दूसरा टीम जो मेरा सिलेक्ट हुआ था वो जो पहले सिलेक्ट नहीं हुई थी। बाकी का जो 4 टीम जो सिलेक्ट हुआ था वो कंपनी में जाकर के सिलेक्ट नहीं हुई थी। तो ये मैं बोल रही हूँ कि हमेशा खुद को प्रूव करो। अगर आप खुद को प्रूव नहीं करोगे तो लोग आपको वीक समझेंगे। एंड कुछ लोग ये बोलते कि क्या फर्क पड़ता है, लोगों को सोचने दो, मैं अपना काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लोगों को जो सोचना है सोचने दो। फर्क पड़ता है। अगर अभी आप एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे ना, तो आपका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसको भी वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये सब स्टीरियोटाइप क्यों भरा हुआ है सोसाइटी में? एक टाइम था जब गर्ल अपने पेरेंट्स का केयर नहीं करती थी, वो अपने इन लॉ के पास जाती थी। एंड इससे क्या होता था कि उनके पेरेंट्स के का सारा केयर उनके बेटे जो होते थे वो करते थे। एंड इससे ये सोसाइटी में ये स्टीरियोटाइप बन गया। लेकिन अगर अभी के जनरेशन, अभी का जो हमारा जनरेशन है वो इक्वली केयर करना स्टार्ट कर दे, इक्वली अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दे, तो फिर ये स्टीरियोटाइप खत्म हो जाएगा। लोग क्या कहते हैं इसे इग्नोर नहीं करना है। लोग जो कहते हैं उसे हमें गलत प्रूफ करना है। एंड ये गलत प्रूफ आप कैसे करोगे? अपने वर्क से, अपने काम से प्रूफ करोगे। मैं जब फर्स्ट ईयर में थी उस समय बोला गया था कि गर्ल्स का कोडिंग अच्छा नहीं होता है। मेरे एक सीनियर थे, वो मेरे बोले कि थे यार गर्ल्स का कोडिंग अच्छा नहीं होता है। हो सकता है कि मेरे जो सीनियर रहे होंगे उनका कोडिंग नहीं अच्छा रहा होगा, मे बी, मैं कंफर्म नहीं बता सकती, मैं नहीं जानती हूँ उनको। उसके बाद मैं एक और चैलेंज ली कि गर्ल्स का कोडिंग अच्छा नहीं होता है, ऐसी बात है, चलो ठीक है। उसके बाद मैं कोडिंग करना स्टार्ट कर दी। अपने कॉलेज का जो अपने कॉलेज का जो हिस्ट्री था, उस हिस्ट्री में जो हाईएस्ट प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस के डोमेन में किसी को मिला था, वो रिकॉर्ड को मैं ब्रेक करी। एंड उसको ऐसे वैसे ब्रेक मैं नहीं करी थी। जो पहला का हाईएस्ट, जो पहली से जो हाईएस्ट प्लेसमेंट चल रही थी वो थी अराउंड 10 लाख के अराउंड, एंड मैं इससे डबल का प्लेसमेंट ली थी, डबल से ज्यादा का प्लेसमेंट ली थी। तो मैं क्या करी थी, एक रिकॉर्ड को ब्रेक करी थी, जो कि कंप्यूटर साइंस डोमेन, यू कैन से कि पूरा जो कॉलेज का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट का रिकॉर्ड चलता रहा था उसको मैं ब्रेक करके अपना एक रिकॉर्ड सेट करी थी, जो कि रिकॉर्ड अभी तक चलता आ रहा है। मे बी आने वाले टाइम में मेरे जो जूनियर है वो काफी अच्छे कोडर है, वो ब्रेक कर दे उस रिकॉर्ड को। मैं बहुत ही ज्यादा खुश होंगी अगर मेरे हमारे जूनियर उस रिकॉर्ड को ब्रेक करते हैं तो। एंड मुझे ट्रस्ट भी है कि मेरे जूनियर काफी अच्छा है, वो ब्रेक करेंगे इस रिकॉर्ड को। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में कभी भी आपको कोई क्रिटिसाइज करे तो उसको आप चैलेंज लो। एंड चैलेंज लेने का मतलब क्या होता है कि आपको उनको प्रूव करो कि आप गलत हो, मैं सही हूँ। एंड अगर आप अभी प्रूव करोगे ना तो आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उसी को फॉलो करेगा। नेक्स्ट जनरेशन मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि अब 100 साल का मत समझ लेना, आपका जो नेक्स्ट बैच है। मैं अगर अभी रिकॉर्ड सेट करके आई हूँ ना, तो मेरे जो जूनियर है वो मे भी इसको फॉलो करे। मतलब उनको अगर कोई सीनियर उनको बोले कि यार तुम्हारा 3.5 लाख से ज्यादा का प्लेसमेंट नहीं लगेगा, तो वो बोले कि ऐसे कैसे नहीं लगेगा, मैं लूंगी या मैं लूंगा 3.5 लाख से कम का प्लेसमेंट, ये आप बोलो। मतलब किसी भी क्रिटिसिज्म से डिमोटिवेट होकर के अपना काम करना नहीं छोड़ दो। मैं जानती हूँ मेरे बहुत सारे बैचमेट ऐसे थे जो कि मन में बैठा लिए थे यार कितना भी पढ़ लेंगे, कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं लगता, चलो गेट का प्रिपरेशन करते हैं, एक बार आईआईटी में जाएंगे, आईआईटी में जाने के बाद फिर से अच्छी कंपनी को क्रैक करेंगे, पहले आईआईटी में जाएंगे फिर से अच्छी कंपनी को क्रैक करेंगे। वो अपने मन में बैठा लिए थे कि इस कॉलेज से तो अच्छी कंपनी मिलने से रहा, पहले आईआईटी में जाते हैं फिर वहां से अच्छी कंपनी में जाते हैं। ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि वो सही, मतलब वो मान लिए थे अपने सीनियर्स का बात को, मान लिए थे कि हाँ इस कॉलेज से अच्छी प्लेसमेंट नहीं लगने वाली है। तो यही मैं बोल रही हूँ, आपको अगर कोई कुछ बोले तो पहले आप उनको चैलेंज दो कि अगर ऐसा होता है, मैं मानती हूँ ऐसा होता है, कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं लगती है 3.5 लाख से अब,
लेकिन मैं इस रिकॉर्ड को ब्रेक करूंगी, मैं इस रिकॉर्ड को ब्रेक करूंगी। आने वाले टाइम में मैं इससे अब का प्लेसमेंट लूंगी या लूंगा, मैं ये बोलना चाहती हूँ। अगर आपको कोई बोले कि आप अपने पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाओगे, फिर आप ये बोलो कि मैं जितना अच्छे तरह से अपने पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, उतना अच्छे तरह से कोई भी मेरे पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कोई मतलब अगर मेरा कोई भाई रहता तो और कोई मेरे पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने अच्छे से नहीं ले पाता। मैं सब कुछ करूंगी एंड अल्टीमेट करूंगी। अगर आपको बोले कि आपका कोडिंग अच्छा नहीं है, गर्ल्स का कोडिंग अच्छा नहीं होता है, फिर आप अपना कोडिंग को इतना अच्छा कर लो कि एटलीस्ट आपके बैच में ना किसी का कोडिंग इतना अच्छा नहीं। ये मैं बोलना चाहती हूँ। हर चीज को चैलेंज लो। सोसाइटी जो बोल रहा है उससे अपना मेंटल पीस को खत्म मत करो, बल्कि आपको उसको चैलेंज करना होगा। और चैलेंज करना इन द सेंस कि आपको जो सोसाइटी बोल रही है, ये आपको प्रूव करना होगा कि जो आपको सोसाइटी बोल रही है वो सही ना हो। आपको कुछ ऐसा करना होगा ताकि आप प्रूव कर सको, खुद को प्रूव कर सको। एंड यही लाइफ होती है। एंड ट्रस्ट में, इससे जो आपको खुशी मिलेगी ना, वो खुशी कहीं और नहीं मिलेगी। एक बार जब आप जो सोचिए, अपने माइंड में सोचिए, वो आप रियलिटी में कन्वर्ट कर लोगे ना। जैसे कि मैं माइंड में सोची थी कि मैं अपना बहुत ही शानदार घर बनाऊंगी, एंड अपने कॉलेज के जस्ट बाद विद इन 1 ईयर, मेरा 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड विद इन 1 ईयर आप वो टारगेट को अचीव करोगे, तो आपको जो खुशी होगी ना, वो खुशी के आगे वो और कोई खुशी नहीं है। अगर आप हमेशा अपने लाइफ में टारगेट बनाओगे, एंड वो जब टारगेट जब कंप्लीट होती है तब जो खुशी मिलती है, उस खुशी के आगे और कोई खुशी नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, हमेशा लाइफ में टारगेट बनाओ, कुछ गोल रखो। जैसे कि आप लोग के नजर में क्या होता होगा, मेरी लाइफ तो सेट हो गई है, मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी हो गई है, काफी अच्छी कंपनी प्लेसमेंट लग गई है, लेकिन मेरे लाइफ में और भी बहुत ज्यादा टारगेट है जिसके पीछे मैं अभी भी वर्क कर रही हूँ। तो आप ये मत समझना कि मैं अब मेरे पास अब कोई टारगेट नहीं है। तो लाइफ में हमेशा कोई टारगेट रखो और इसको कंप्लीट करो। मैं एक और एग्जांपल लेना चाहती हूँ, ये एग्जांपल लास्ट है। मतलब जब मेरा वॉलमार्ट में जॉब लगा था, तब कुछ लोग बोलते थे, बहुत कम लोग थे ऐसा बोलते थे कि यार लड़की है इसलिए जॉब लग गया, क्योंकि वो मेरा डाइवर्सिटी हायरिंग जॉब था। उसके बाद मैं सोची अच्छा ऐसी बात है, जबकि इससे पहले वॉलमार्ट से पहले मैं एनसीआर कॉर्पोरेशन निकाली थी, जो कि काफी अच्छी कंपनी है, काफी अच्छा पे भी दे रही थी, जो कि डाइवर्सिटी हायरिंग नहीं थी। इससे पहले मैं निकाली थी एक्सपीडिया, जो कि काफी अच्छी कंपनी है, काफी अच्छा पे कर रही थी, लेकिन वो डाइवर्सिटी हायरिंग नहीं थी। लेकिन इस तीनों में वॉलमार्ट, एक्सपीडिया एंड एनसीआर, ये तीनों का ऑफर मेरे पास एक साथ था, एंड इस तीनों के ऑफर में सबसे बेस्ट मुझे वॉलमार्ट लगा था, इसलिए मैं वॉलमार्ट को ज्वाइन करी थी। लेकिन बहुत लोग मुझे क्रिटिसाइज किए। मैं जब लिंक्डइन पोस्ट की थी, उसके कमेंट सेक्शन में आकर के बहुत लोग क्रिटिसाइज किए। उसके बाद मैं सोची अच्छा ऐसा क्या। उसके बाद मैं फिर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी। आई क्रैक्ट अमेजोन, आई क्रैक्ट माइक्रोसॉफ्ट, एंड ये दोनों डाइवर्सिटी हायरिंग नहीं थी, ये जनरल हायरिंग थी। तो जब भी आपको लाइफ में कोई क्रिटिसाइज करे ना, इसको अपना एम बना लो। आपका एम क्या होना चाहिए कि ये जो बोल रहा है ना ये गलत, इसको मुझे गलत फिर साबित करना है। तो बहुत लोग बोलते हैं सोसाइटी का मत सुनो, जो बोल रहा है बोलने दो। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं। आप इससे अपना मेंटल पीस खराब मत करो, लेकिन अपने लाइफ में एक टारगेट जरूर सेट कर लेना। ये चीज से, ये अगर आप ऐसा हैबिट बना लोगे ना, तब क्या होगा कि आप जिंदगी में कभी भी क्रिटिक्स से दुखी नहीं हो पाओगे। जिस दिन आपका क्रिटिक्स आपको क्रिटिसाइज करे, आपका टारगेट होना चाहिए कि ये जो बोल रहा है ना, इसको मुझे गलत साबित करना है। उस समय दुखी नहीं होना है। अगर आप उस समय दुखी हो जाओगे ना, तो आप अपना टारगेट सेट नहीं कर पाओगे। आप मान लोगे कि ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है। आपका क्रिटिक्स अगर कुछ बोल रहा है, वो जो क्रिटिक्स जो आपको बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। लाइक अगर मुझे कोई बोल रहा था उस समय कि आप डाइवर्सिटी हायरिंग से हायर हुए हो, सही था ये। मैं वॉलमार्ट और डाइवर्सिटी हायरिंग से हायर हुई थी, सही था ये। उस समय उनको बताती, उस समय लड़ना स्टार्ट कर देती कि यार आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, डाइवर्सिटी हायरिंग ये वो, डाइवर्सिटी हायरिंग तो बहुत अच्छी चीज, मतलब ये डाइवर्सिटी हायरिंग में तो इक्वली मेहनत करना पड़ता है। ऑफ कोर्स यार इक्वल मेहनत नहीं करना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं ये उसमें लड़ना स्टार्ट कर देती थी कि यार देखो मेरे पास एनसीआर का ऑफर है, मेरे पास एक्सपीडिया का ऑफर है, ये दोनों तो डाइवर्सिटी हायरिंग नहीं थी, आप कैसे ऐसा बोल दिए। तो ये सही नहीं था। मैं उस समय उनको इग्नोर करी, मैं एक टारगेट सेट कर ली, एंड विद इन 6 मंथ मैं अमेजोन क्रैक करी एंड माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई थिंक आपको ये वीडियो काफी मोटिवेशनल लगा हो, एंड आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये था मेरा जर्नी 1999 से लेकर के 2022 तक, 2021 तक, 2022 तो भी स्टार्ट ही हुआ है।
एंड आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियो बनाऊंगी इसमें कि मैं 2022 से लेकर के आने वाले टाइम का, जिस टाइम पे मैं वीडियो बनाऊंगी उस टाइम तक का अपना लाइफ जर्नी शेयर करूंगी एंड मैं अपना ग्रोथ एंड प्रोग्रेस शेयर करूंगी. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.